हेलो गाइस, दिस इज श्रीओम सिद्धांत और आज हम डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेपर प्रेशर पढ़ा था और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन को हम लोगों ने डिटेल किया था। आज की क्लास में वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करें। सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें जिस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर स्टडी करना है उसमें सॉलिड क्या है, ये अपना सॉल्यूट है, और लिक्विड क्या है, ये अपना सॉल्वेंट है। इसका फर्स्ट केस जो हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में, उसमें सॉल्यूट भी लिक्विड थे और सॉल्वेंट भी लिक्विड थे। यहाँ पे क्या है कि सॉल्यूट जो है वो सॉलिड है और सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड है। ओके, अब जरा मैं इसका फॉर्मेशन अगर करूं, जैसे मान लो किसी डिश में मैंने यहाँ पे कुछ सॉलिड पार्टिकल्स रखे हुए हैं, सॉलिड सोल्यूट रखे हुआ है मैंने। दिस इज सॉलिड सोल्यूट और इसे मैंने डिज़ोल्व करना है। मैं एक सॉल्वेंट ले लेता हूँ। ये मैंने मान लो एक सॉल्वेंट ले लिया है। यहाँ पे सॉल्वेंट लिया हुआ है मैंने। ठीक है, दिस इज लिक्विड सॉल्वेंट। और जब मैं इस दोनों को मिक्स करता हूँ तो इससे बन जाते हैं एक सॉल्यूशन। दिस इज सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। यहाँ जो मैंने, दिस इज सॉलिड सोल्यूट और ये जो है दिस इज सॉल्यूशन। दिस इज सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे कुछ ध्यान देने वाली बात है। ये सॉल्यूशन तो मैंने बना लिया। अब अगर इस सॉल्यूशन को मुझे क्या करना है, हीट करना है और इसका वेपर डेवलप करना है। तो पहले बता दूं, जो सॉल्यूट हम लोग यहाँ लेते हैं ये नॉन वोलाटाइल नेचर का होता है और जो सॉल्वेंट हम लोग लेते हैं ये वोलाटाइल होता है। ठीक है, यानी कि वेपर जो है वो सिर्फ सॉल्वेंट का बनेगा, सॉल्यूट का नहीं बनेगा। जबकि पिछले केस में जब मैंने लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ाया था तो वहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट चूंकि दोनों लिक्विड थे और इसलिए दोनों का वेपर डेवलप होता था। ठीक है बच्चों, तो इसका कोई वेपर होने वाला नहीं है, इसका वेपर डेवलप होगा ओनली। यानी कि अगर मैं इस सॉल्यूट का नाम रख दूं बी और सॉल्वेंट का नाम अगर मैं ए रख दूं और ये सॉल्यूशन हो गया ए और बी का, तो यहाँ तो ए और बी दोनों प्रेजेंट हैं, ए भी है, सॉल्वेंट भी है और सॉल्यूट भी है। लेकिन यहाँ जो वेपर आएंगे बच्चों, इक्विलिब्रियम पे जो यहाँ वेपर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ ए के ही होंगे। और यहाँ जो प्रेशर डेवलप होगा, दिस इज द प्रेशर ऑफ ओनली ए, दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने सॉल्यूशन लिया है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं इसी जिस टेम्परेचर पे मैं यहाँ पे प्रेशर मेज़र कर रहा हूँ, अगर पी ए आया है, अगर मैं वही टेम्परेचर यहाँ दे दूँ, वही टेम्परेचर मैं यहाँ प्रोवाइड करूँ, तो यहाँ भी क्या होंगे, ए के गैसेस आएंगे। बट यहाँ पे ये प्योर लिक्विड है, दिस इज़ प्योर, इसलिए यहाँ पे जो प्रेशर डेवलप होगा यहाँ भी ए ही है और यहाँ जो प्रेशर डेवलप होगा दिस इज पी ए नॉट। ठीक है बच्चों, तो दिस इज पी ए नॉट एंड दिस इज पी ए, यानी कि प्योर लिक्विड में भी सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट ही अपना वेपर डेवलप करके प्रेशर बना रहा है और सॉल्यूशन में भी सिर्फ और सिर्फ ए ही वेपर बनकर अपना प्रेशर डेवलप कर रहा है। अब तुम इसे सॉल्वेंट का प्रेशर कहो सॉल्यूशन में, या फिर इसे तुम सॉल्यूशन का प्रेशर भी कह सकते हो, पी सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, क्योंकि सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट के वेपर का प्रेशर होता है
किस सॉल्यूशन में? सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन में। तो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन में, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का जो पार्शियल प्रेशर होता है, क्योंकि सॉल्यूट तो उड़ने वाले नहीं है, सॉल्यूट तो वेपराइज होंगे नहीं, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, तो जो वोलेटाइल है वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड सॉल्वेंट है। तो यहां जो प्रेशर डेवलप होगा वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड सॉल्वेंट के कारण होगा। और चूंकि सॉल्यूशन में यहां पे फॉर्मेशन में ए और बी दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन वेपर में सिर्फ और सिर्फ ए आ रहा है, तो हम लोग इसको सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का प्रेशर भी कह सकते हैं, या फिर इसे हम लोग सॉल्यूशन का भी प्रेशर कह सकते हैं, वेपर प्रेशर कह सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन में भी ए ही सिर्फ आ रहा है, बी तो आना नहीं है। ठीक है बच्चों, तो सॉल्वेंट का प्रेशर कहो या फिर सॉल्यूशन का प्रेशर कहो, बहुत बात एक ही है। तो यहां पे क्या डिस्कस करते हैं, पी ए नॉट यहां पे आता है, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड सॉल्वेंट, दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड सॉल्वेंट। और यहां जो हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों वो क्या है, यहां पे मैंने जो कहा पीए कहो यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, या फिर इसको तुम पी सॉल्यूशन कहो, सॉल्यूशन का प्रेशर, क्योंकि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ और सिर्फ वेपर ऑफ सॉल्वेंट के कारण हो रहा है, इसलिए सिर्फ हम लोग इसे पीए भी कह सकते हैं। जबकि हम लोगों ने पिछले में देखा था लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में कि पी सॉल्यूशन बराबर पीए प्लस पीबी कर देता था, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ पी सॉल्यूशन बराबर पीए प्लस पीबी कर देता था। यहां तो पीबी तो है ही नहीं, जब पीबी है ही नहीं, क्योंकि बी जो सॉल्यूट है वो सॉलिड है और नॉन वोलेटाइल है, तो पीबी आना नहीं है, तो पी सॉल्यूशन और पीए एक ही चीजें हो जाएंगी, दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसे तुम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कह दो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन कहो, या फिर हम लोग इसे डायरेक्ट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन में हो सकता है कभी कभी आपको दे दे किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का जो प्रेशर है वो फलाना कुछ दिया हुआ है, इसका मतलब समझ जाना कि अगर सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन है तो वह कुछ और नहीं, वह सॉल्यूशन के प्रेशर की बात कर रहा है। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ चुका होगा। तो आगे देखें, या फिर कह दिया गया हो कि सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन से बनने वाला जो वेपर प्रेशर है वो इतना है, इसका मतलब वो कुछ और नहीं कि सॉल्वेंट सॉल्यूशन में जाने के बाद अपना प्रेशर उतना बना रहा है। ठीक है, तो यहां पे याद रखना है कि ये ए जो है वो यानी कि ए मतलब अपना सॉल्वेंट, ये जो है अपना वोलेटाइल नेचर का है, और बी जो है ये नॉन वोलेटाइल नेचर का है। सॉल्वेंट वोलेटाइल है, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है। दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, ये याद रखने वाली बात है। जो पिछले से डिफरेंस है, जो लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन से यहाँ पे जो बातें क्या है थोड़ी डिफरेंट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि सर वहाँ हम लोगों ने डिस्कस किया था पी ए प्लस पी बी बराबर पी सोल्यूशन, यहाँ पर अगर मुझे पी ए नॉट और पी ए में रिलेशन निकालना हो तो पहले तो ये देखना पड़ेगा ना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो पी ए नॉट और पी ए में कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा, यानी कि सॉलिड सॉल्यूट को जब हम लोग किसी सॉल्वेंट में डालते हैं और सॉल्यूशन बनाते हैं तो क्या ए के द्वारा लगने वाला वेपर प्रेशर क्या घट जाता है या बढ़ जाता है या कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो थोड़ा देखें इसको, इसमें पॉइंट लिखता हूं, कहते हैं when solid solute is dissolved in a pure liquid, प्योर लिक्विड का मतलब यहां पर जाता है सॉल्वेंट, प्योर लिक्विड, देन its vapor pressure decreases because solute particles present on the surface of a liquid
decreases the escaping tendency. क्या कहता है? When solid solute is dissolved in solvent, जब किसी सॉलिड सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में हम लोग डिसॉल्व करते हैं, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, वेपर प्रेशर घट जाता है, यानी कि पीए नॉट का मान ज़्यादा होगा और पीए का मान कम हो जाएगा, यानी कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा रहेगा। जबकि लिक्विड लिक्विड में थोड़ा सा डिफरेंट था, वहाँ पे अलग हो जाता था। बिकॉज क्यों ऐसा होता है? सोल्यूट पार्टिकल्स present on the surface of the liquid decreases the escaping tendency। समझ गए? यानी कह क्या रहा है कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं जो तुम्हारे सरफेस पे होते हैं, कहाँ के सरफेस? सॉल्यूशन के सरफेस पे होते हैं, वो क्या करते हैं? डिक्रीजेज द एस्केपिंग टेंडेंसी। तो लिक्विड के एस्केपिंग टेंडेंसी को डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, हम इसको थोड़ा इस तरह समझ सकते हैं। तो यानी कि यहाँ से पहले मेरा जो एनालिसिस है वो हम क्या कह सकते हैं? दिस इज पी ए नॉट इज ग्रेटर देन पी ए। जो पहली बात है, जो समझने वाली जो पहली बात यहाँ पे आ रही है वो क्या है कि भाई कि पी ए नॉट का जो मान है वो पी ए के मान से क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली। जैसे मान लो यहाँ पे होता क्या है कि जैसे मान लिया जाए बच्चों, मैंने एक कंटेनर बनाया और अभी यहाँ पे शुद्ध लिक्विड मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, सॉल्वेंट। ठीक है, और ये प्योर सॉल्वेंट है। और यहाँ पे जो मैं एक दूसरा कंडीशन ले रहा हूँ, इसमें मैंने सॉल्यूशन बना लिया है, किसका? सॉलिड इन लिक्विड का। तो मान लेते हैं सरफेस पे कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, इसी तरह से फैले हुए होंगे पूरी तरह से। बिकॉज सॉल्यूशन में सॉल्यूट जो होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। दिस इज सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा मैं यहाँ ध्यान दूँ, यहाँ पे दोनों को मैं सेम टेम्परेचर प्रोवाइड करता हूँ। यहाँ भी टी टेम्परेचर मैंने प्रोवाइड किया, इसे भी मैं टी टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, जब जैसे ही टी टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाएगा तो ग्राउंड पे जो भी सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनको क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। जैसे जैसे इनको टेम्परेचर मिलता जाएगा इसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी मॉलिक्यूल्स की, और जैसे ही इस मॉलिक्यूल की एनर्जी इसके काइनेटिक एनर्जी को रीच कर लेगी तो ये यहाँ से एस्केप कर जाएंगे और यहाँ जाकर के वेपर के फॉर्म में यहाँ पे बन जाएंगे। उसी तरह से ढेर सारे वेपर यहाँ बन जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ का सीन हम लोग देखें, यहाँ का कोई मॉलिक्यूल्स को मैंने हीट किया, ये वाटर मॉलिक्यूल है, मान लो ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये इसको वेपराइज करना है। ठीक है, यहाँ पे ये वाटर मॉलिक्यूल था, इसको मैंने इस तरह से बनाया है। मान लो ये वाटर मॉलिक्यूल है, इसको वेपराइज करना है, तो ये जैसे ही ऊपर जाएगा बच्चों, इट विल गेट हर्डल। इसको क्या होगा? एक हर्डल मिलेगा, यानी कि ये जो सॉलिड सॉल्यूट है ये इस लिक्विड सॉल्वेंट को उड़ने से रोकना चाहेगा। यानी कि लिक्विड का जो मॉलिक्यूल है ये यहाँ पे क्या शो करेगा, यहाँ देखेगा कि इसके जो एस्केप करने की टेंडेंसी है वो घट जाएगी। एक तो यहाँ घटेगा, और भी काफ़ी सारे सॉल्यूट मिलने वाले हैं, यहाँ भी उसको टॉलरेशन मिलेगा, यहाँ पे उसको फिर एस्केपिंग टेंडेंसी गिर जाएगी। तो जैसे जैसे इसको हम लोग सॉल्यूट को डिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ पे जो सॉल्यूट है वो जैसे जैसे उससे हमारा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टकराएगा उसकी एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज कर जाती है। यानी कि जिस टेम्परेचर पे यहाँ पे ये मॉलिक्यूल बहुत आसानी से यहाँ पे पहुँच गया था, तो हो सकता है कि इस मॉलिक्यूल को इस टेम्परेचर पे यहाँ पे पहुँचने में थोड़ी असुविधा हो, क्योंकि
हो सकता है कि ये जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो इसके एस्केप करने की टेंडेंसी को कम कर दें, यानी कि जैसे ही टकराएगा इस मॉलिक्यूल की अपनी एनर्जी घट जाएगी। यानी कि यहां पे अगर मान लेता हूं कि इस टेम्परेचर पे इतने सॉल्वेंट ऊपर आ गए, तो हो सकता है कि इस कंडीशन में जब मैंने सॉल्यूट मिला दिया है तो सॉल्वेंट की मात्रा कम हो गई है ना। तो कहता है क्या कि अगर आप टेम्परेचर सेम रखे हुए हैं तो देखा गया है प्योर सॉल्वेंट के ऊपर बनने का जो वेपर वाला का जो प्रेशर होता है वह ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट पार्टिकल जब स्केप आउट होता है तो यहाँ पे सॉल्यूट कोई नहीं है जो इसके एस्केपिंग टेंडेंसी को, यानी कि उड़ जाने की टेंडेंसी, यानी कि वेपराइज हो जाने की टेंडेंसी को कम कर पाए। लेकिन यहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं जो क्या करते हैं कि लिक्विड के एस्केपिंग टेंडेंसी को कम कर देते हैं। यानी कि जो कम एनर्जी से एस्केप होना चाह रहा था उस एनर्जी से जिससे कि वह बाहर जा सकता था, जैसे वह सॉलिड पार्टिकल से टकराएगा उसकी एनर्जी घट जाएगी और वो फिर वो एस्केप नहीं हो पाएगा। ठीक है, यानी कि इतना प्रेशर बनाने के लिए यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, और अगर टेम्परेचर सेम रखा जाएगा तो प्रेशर उतना डेवलप नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे जो लगने वाला प्रेशर था दिस इज पी ए नॉट, इस या सॉल्वेंट को हम लोग कह देते हैं पी नॉट, सिंपली पी नॉट कह देते हैं। और यहाँ सॉल्यूशन के जो प्रेशर है उसको सिंपली मैं कह देता हूँ पी। ठीक है, तो पी कह दो या फिर पी एस कह दो। ठीक है, यहां से क्लियर हो रहा है। तो पीएस भी क्या है, सॉल्वेंट का प्रेशर है इन सॉल्यूशन, और पी नॉट क्या है, सॉल्वेंट का प्रेशर प्योर फॉर्म में। तो यह पी नॉट की जो मात्रा है वो क्या हो रही है, पी नॉट की जो वैल्यू है वो ज्यादा है पीएस की वैल्यू से। ये एक इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है बच्चों, अब यहां पे एक बात और याद रखना है, चूंकि जितना भी प्रेशर है यहाँ पे, जितना भी प्रेशर है वो सिर्फ और सिर्फ वेपर के कारण बन रहा है। यानी कि जितना ज्यादा सॉल्यूट यहाँ पे आता जाएगा उतना ही कम यहाँ पे वेपर बन जाएगा और प्रेशर उतना ही कम हो जाएगा। और जितना ज्यादा सॉल्वेंट इसमें घुलाते रहोगे या इसमें जितना ज्यादा सॉल्वेंट की प्रोपोर्शन होंगी उतना ही ज्यादा यहाँ पे वेपर बनेगा सॉल्वेंट का, और उतना ही ज्यादा प्रेशर यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। यानी कि यहां से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आ रहा है आपको क्या, कि वेपर प्रेशर जो होता है वो सॉल्वेंट के अमाउंट पे डिपेंड करता है ना, कि जितना ज्यादा सॉल्वेंट होगा प्रोपोर्शन में उतनी ही ज्यादा वेपर प्रेशर होगी। तो एक बात बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। याद रखना है, क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा सॉल्वेंट होगा उतना ज्यादा क्या होंगे, वोलेटाइल सब्सटेंस होंगे, और जितना ज्यादा वोलेटाइल सब्सटेंस होंगे उतना ज्यादा एस्केपिंग होगी, उतना ज्यादा वेपर बनेगा, और जितना ज्यादा वेपर बनेगा उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर डेवलप हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर जो होता है अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और अगर मैं सॉल्यूट की बात करूं तो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इसके बारे में बाद में और बात करता हूं, पहले वेपर प्रेशर के बारे में याद रखें कि वेपर प्रेशर जो होता है वो सॉल्वेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब थोड़ा सा ग्राफ से इसको देखें। अगर पिछला ग्राफ याद हो आप लोगों को, जब मैंने लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ाया था तो वहां पे जो ग्राफ दिया था तो मैंने वहां दिखाया था आप लोगों को कि एक एक्सिस जो था वो सॉल्वेंट के लिए बनाया था और एक एक्सिस जो बनाया था मैंने सॉल्यूट के लिए बनाया था। लेकिन यहाँ तो एक ही एक्सिस बनने वाले हैं जो किसके हैं, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के ही होंगे। ठीक है, अब मान लेता हूँ यहाँ पे ए, चूंकि ए अपना सॉल्वेंट है तो मान लेता हूँ यहाँ पे सॉल्वेंट की जो वैल्यू है वो काफ़ी कम है, एक्स ए इज़ द सॉल्वेंट, ए अपना लिक्विड सॉल्वेंट है, बी अपना सॉलिड सॉल्यूट है। सॉलिड और लिक्विड का मतलब, लिक्विड का मतलब वोलेटाइल है, सॉलिड का मतलब नॉन वोलेटाइल है, बार बार कह रहा हूं, याद रखना है। ठीक है, अब मान लेता हूं ये वेपर प्रेशर का एक्सिस है और मैं एक यहां पे एक्सिस बना रहा हूं जो डेडिकेटेड फॉर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, तो या फिर कह सकते हैं वेपर प्रेशर का ही एक्सिस ले लो।
अब ए का मान लो यहाँ पे वैल्यू 0 है, ए का मोल फ्रैक्शन यहाँ पे 0 है और बी का मोल फ्रैक्शन यहाँ पे 1 है, यानी कि सॉल्वेंट है ही नहीं अभी सॉल्यूशन में, पूरा का पूरा सोल्यूट है, तो वेपर तो बनना ही नहीं है। ठीक है, अब जैसे जैसे क्या होगा यहां तक जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स ए का मान 1 हो जाता है मान लें, और एक्स बी का मान 0, यानी कि अब यहाँ पे जो सीन है वो क्या है, ये प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, तो प्योर सॉल्वेंट पर जो वेपर प्रेशर होता है हम लोग जानते हैं वो कितना होता है, पी नॉट, ए का है तो पी ए नॉट। ठीक है, अब जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ा होगा तो वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ा होगा। किसका मोल फ्रैक्शन, सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, ए इज अ सॉल्वेंट, ए क्या है, सॉल्वेंट है, और जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। अब ए का मोल फ्रैक्शन अगर बढ़ता जा रहा है इसका मतलब है कि ए की मात्रा बढ़ती जा रही है, ए की मात्रा अगर बढ़ती जा रही है इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा वेपर जो है वो बनेगा। अब ज्यादा से ज्यादा वेपर बनने लगेगा, तो यहां पर बनने लगा। याद करेंगे लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में एक ग्राफ ऐसे ही बनता था, क्योंकि बी के बढ़ने से, इधर से जाएंगे तो बी बढ़ेगा, तो बी के बढ़ने से बी का वेपर प्रेशर भी बढ़ता था। लेकिन इस बार इस तरह का कोई ग्राफ यहां पे नहीं आएगा, क्योंकि बी जो है वो अपना कोई वेपर बनाएगा ही नहीं, क्योंकि बी जो है वो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है। तो वहां के ग्राफ और यहाँ के ग्राफ में बस अंतर इतना ही है, तो वहां पे हम लोगों ने पी बी भी निकाला था और पी ए भी निकाला था, यहाँ पे सिर्फ पी ए निकालना है, पी बी की जरूरत नहीं है, यानी दिस इज एक्सिस ऑफ पी ए ओनली। और पी ए और पी बी के एक्सिस को मैंने जोड़ करके वहां निकाला था पी टोटल। ठीक है बच्चों, देखिए एक बार बता दूं, मैं पिछले क्लास से बार बार कोरिलेट कर रहा हूं इसको, इसलिए पिछला लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। वेपर प्रेशर समझना है तो पिछला लेक्चर आप अच्छे से देखें। ठीक है, तो कोरिलेट करके दोनों चीजें हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे। तो पीए क्या हो गया, यहाँ पे पीए का ही एक्सिस है। ठीक है, पीए का ही ग्राफ आ रहा है सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट जो अपना वो सॉलिड है, जो नॉन वोलेटाइल है, तो उसके वेपर बनेंगे नहीं। और जो ये पीए है, तुम इसे पीए कहो या फिर तुम इसे पी सॉल्यूशन भी कह सकते हो, क्योंकि सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा किसी सॉल्यूशन में, वही तो सॉल्यूशन का भी वेपर प्रेशर होगा। ये बात याद रखनी है। दिस इज पी ए, या फिर इसको तुम लोग क्या कह सकते हो, पी सॉल्यूशन भी कह सकते हो। तो जैसे इसको ग्राफ में जो मैंने बताया था, एक्स ए जो है ये इधर की ओर बढ़ रहा है और एक्स बी जो है वो इधर की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ, ये ग्राफ किसका है, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए ग्राफ है। ठीक है बच्चों, इसके बाद एक क्वांटिटेटिवली एक एनालिसिस है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस है कि भाई कितने अमाउंट पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। जैसे हम लोग वहाँ से रॉड्स लॉ देखा था, तो रॉड्स लॉ में हमने देखा था कि किसी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर जो होता है वह क्या होता है, पी ए बराबर पी ए नॉट इंटू एक्स ए, यानी उस लिक्विड के प्योर फॉर्म के वेपर प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय उसका मोल फ्रैक्शन के बराबर होता था। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको याद रखना है, जैसे ए के लिए बात करें, ए इज अ सॉल्वेंट, तो कह देंगे यहाँ पे पी ए नॉट माइनस पी ए by PA naught is equal to mole fraction of solute। ठीक है, ये याद रखना है। एक्चुअली पी ए नॉट माइनस पी ए बाय पी ए नॉट, इसको हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। यानी इसके बारे में जो डिटेल चर्चा है वो हम लोग पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी आती है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल वहीं पे बात करेंगे। अभी तत्काल याद रखें कि यहाँ पे जो वेपर प्रेशर के लिए जो फॉर्मूला होगा वो पी ए नॉट माइनस पी ए बाय पी ए नॉट कह सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसके बारे में जो डिटेल चर्चा है, डिटेल इन आर एल वी पी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो अभी तत्काल के लिए फॉर्मूला याद रखें। तो आपके पास प्रेशर रिलेटेड 3 फॉर्मूला हो चुके हैं। एक तो पहला हेनरीज लॉ था, जहां पे गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए काम होता था। दूसरा रॉल्स लॉ हुआ। ठीक है, रॉल्स लॉ इन वेपर फेज जो डिस्कस किया था, पी ए बराबर पी ए नॉट इंटू एक्स ए, वो लिक्विड इन लिक्विड के लिए काम किया, और ये भी रॉल्स का ही नियम है। तो जो ये रॉल्स का नियम है ये कब काम करेगा, जब सॉलिड इन लिक्विड होगा। हम लास्ट में इस पे समरी पे बात करेंगे। ठीक है, अब बात हम लोग करने वाले हैं आखिर कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो वेपर प्रेशर को इफेक्ट करते हैं।
तो कल भी जो हम लोगों ने पढ़ाया था उसकी भी बात हम लोग कर लेंगे, और आज जो हम लोग ने देखा उसकी, मैं टोटल वेपर प्रेशर की बात कर रहा हूँ। मैंने कल का लेक्चर आज के लेक्चर को मिला करके जो कुछ बातें हैं वो मैं बता रहा हूँ। क्या? फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इन्फ्लुएंसिंग वेपर प्रेशर, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वेपर प्रेशर, चाहे वो सॉलिड इन लिक्विड का सॉल्यूशन हो, चाहे वो लिक्विड इन लिक्विड का सॉल्यूशन हो, किसी के लिए भी काम करेगा। तो सबसे पहला फैक्टर जो मैं बता रहा हूं वो क्या है? पहला है वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। याद रखेंगे, ठीक है? टेम्परेचर ही एक ऐसा फैक्टर है जो किसी सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को डिस्टर्ब कर सकता है, या फिर किसी सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को डिस्टर्ब कर सकता है, या फिर किसी लिक्विड के वेपर प्रेशर को चेंज कर सकता है। चेंज करने का तरीका प्रोपोर्शनलिटी के साथ है, यानी कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर रखोगे वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। हायर द टेम्परेचर हायर द वेपर प्रेशर। एक बात और भी याद रखेंगे, वेपर प्रेशर को सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर ही मेजॉरिटी के साथ क्या करता है? चेंज करता है। टेम्परेचर इज द मेजर फैक्टर विच कैन चेंज द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है? तो ये दोनों में काम आएगा, चाहे वो सॉलिड इन लिक्विड का केस हो, चाहे वो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं वहां पे भी काम करेगा ये, और चाहे मैं सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं यहाँ वहां पे भी काम करेगा। ये अप्लाई फॉर बोथ, दोनों के लिए काम कर रहा है ये। हायर द टेम्परेचर हायर द वेपर प्रेशर, दैट्स ऑल। दूसरा, वेपर प्रेशर जो होता है वो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट होता है। याद रखेंगे। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिनको पता हो तो बेटर है, और ऐसे मैं बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाऊंगा तुम लोग को। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा मैं बॉइलिंग पॉइंट सिखाऊंगा, फिर भी तत्काल बता दूं, बॉइलिंग पॉइंट जिसका ज्यादा होता है, हायर बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर आकर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर हो जाता है। और अगर बॉइलिंग पॉइंट किसी का बहुत ज्यादा है, इसका मतलब एटमॉस्फेयर के प्रेशर से मैच करने के लिए उस लिक्विड को एस्केप करने में ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ गया। जैसे मान लो 1 एटीएम का प्रेशर मुझे बनाना है किसी लिक्विड के द्वारा, कोई लिक्विड कम टेम्परेचर पे ही 1 एटीएम का प्रेशर बना लेता है, और कोई लिक्विड ज्यादा टेम्परेचर देने के बाद 1 एटीएम का प्रेशर बनाएगा। तो जो लिक्विड ज्यादा टेम्परेचर देने के बाद 1 एटीएम का प्रेशर बना रहा है, इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। अब अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, इसका क्या रीजन हो गया? इसका मतलब उसको ज्यादा टेम्परेचर की डिमांड हो रही है एटमॉस्फेयर के प्रेशर को मैच करने के लिए। इसका मतलब वहां उसके केस में क्या है कि दो लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो काफी मजबूत है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना मजबूत हो जाता है उसका एस्केपिंग टेंडेंसी उतना कम हो जाता है, और अगर उसको एस्केप करना है तो उतना ही ज्यादा टेम्परेचर आपको देना पड़ जाएगा। तो हम लोग यहां कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जिसका जितना ज्यादा होगा वेपर प्रेशर उतना ही कम हो जाएगा। इसी का हम लोग एक और रीजन कह सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो किसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने का क्या रीजन है? किसी का बॉइलिंग पॉइंट अगर ज्यादा है, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें क्या है? काफी ज्यादा है। अब हायर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा लिक्विड के बीच में, तो उसको एस्केप करना मुश्किल होगा गिवन टेम्परेचर पे। तो उस टेम्परेचर पे रिस्पेक्टिवली वह दूसरे सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में वह कम ही वेपर बनाएगा। ठीक है? तो वेपर प्रेशर क्या हो रहा है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है? एक तो हम लोग पहले ही देख चुके थे सॉल्वेंट के लिए। सॉल्वेंट के लिए वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ये जो सीन है ये भी दोनों में अप्लाई होगा, चाहे वो लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन का केस हो, चाहे वो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन का केस हो, दोनों जगह पे ये काम कर जाएगा। अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी वेपर प्रेशर जो होता है सॉल्वेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सोल्यूट।
अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ये जो कंडीशन है वो जनरली मैंने लिखा है वो सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए लिखा है, ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए क्या कह रहा हूं मैं कि सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन में जितना ज्यादा सॉल्वेंट होगा उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। ये पहले ही मैं डिस्कस कर चुका हूं, क्योंकि जितना ज्यादा सॉल्वेंट होगा उतना ज्यादा वोलाटाइल सब्सटेंस सॉल्यूशन में होंगे, और जितना ज्यादा वोलाटाइल सब्सटेंस सॉल्यूशन में होंगे उसको उड़ना उतना ही ज्यादा इजियर हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूट की मात्रा उतनी कम हो जाएगी। सोल्यूट की मात्रा अगर कम हो जाती है तो एस्केपिंग टेंडेंसी जो डिक्रीज करने वाले सोल्यूट के पार्टिकल्स थे वो कम हो गए। अब कम सोल्यूट है तो उसका उड़ना उतना ही आसान हो जाएगा। अब हम दूसरा देखते हैं बात, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। यहां पे जिस सोल्यूट की मैं बात कर रहा हूं दिस इज सॉलिड सोल्यूट, ठीक है। तो चौथा फैक्टर में बात कर रहा हूं कि वेपर प्रेशर जो है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सॉलिड सोल्यूट। ये तो होना ही था, जितना ज्यादा सॉलिड सोल्यूट होगा उतना ज्यादा वो हर्डल क्रिएट करेगा सॉल्वेंट को एस्केप करने में, और जितना ज्यादा हर्डल क्रिएट करेगा उतना ही कम वेपर प्रेशर डेवलप होगा। तो ये बातें क्लियर हो गई। लेकिन यहां पे थोड़ा सा एक समझने वाली बात है। जैसे तुमसे बोला जाए क्या सर हम लोग कंटिन्यू सॉलिड सोल्यूट डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे, क्या कंटिन्यू वेपर प्रेशर घटता ही जाएगा? क्या ये हमेशा के लिए सही है? क्या ये हर कंडीशन में फुलफिल होगा? तो हम बोलेंगे नहीं। जब तक तुम्हारा सॉल्यूशन सैचुरेटेड नहीं हुआ है, इसका मतलब जब तक सॉल्यूशन में तुम्हारे द्वारा ऐड किया गया सॉल्यूट उसमें घुलता जा रहा है, तो जब तक तुम्हारे द्वारा ऐड किया गया सॉलिड सॉल्यूट सॉल्यूशन में घुलते जाएगा तब तक वेपर प्रेशर घटते जाएगा। और एक बार अगर वह सैचुरेशन को अचीव कर लिया और तब तुम बाहर से सॉलिड सॉल्यूट डालोगे, तो जो तुम बाहर से डालोगे वह फिर नीचे सेटल कर जाएगा, वह सॉल्यूशन में रहेगा ही नहीं। और जब वह सॉल्यूशन में रहेगा ही नहीं तो वह फिर वेपर प्रेशर को इफेक्ट नहीं कर पाएगा। समझ गए बच्चों? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन मैं तुम लोगों से बता रहा हूं। तो क्या है कि भाई ये हमेशा सही नहीं है, यह तब तक सही है जब तक कि सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुल रहा है। और कब तक घुलता है सॉल्यूट सॉल्वेंट में? जब तक कि सैचुरेशन को अचीव नहीं कर लेता है। और एक बार जैसे ही सॉल्यूशन तुम्हारा सैचुरेटेड हो गया, एक बार जैसे ही तुम्हारा सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया, तो तुम जैसे ही अब फर्दर सॉलिड सॉल्यूट उसमें डालोगे वो सारा का सारा सॉलिड नीचे जाकर प्रेसिपिटेट कर जाएगा। इसका मतलब तुम्हारे द्वारा डाले गए सॉल्यूट जो होंगे, सॉलिड सॉल्यूट जो होंगे, वो सॉल्वेंट में रहेंगे ही नहीं। जब वो सॉल्वेंट में रहेंगे ही नहीं तो सॉल्वेंट को एस्केप करने से वो रोक ही नहीं पाएगा। इसलिए ये जो रिलेशन है ये तब तक के लिए सही है जब तक कि सैचुरेशन पॉइंट अचीव नहीं हुआ है। अदरवाइज सारा कुछ हमेशा के लिए सही हो जाता है। सॉल्वेंट जितना देते जाओ उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अधिक से अधिक क्या होगा? प्योर हो जाएगा वो। तो हाईएस्ट कंडीशन क्या है सॉल्वेंट ऐड करते करते कि प्योर आ जाए। लेकिन क्या किसी सॉल्यूशन को हम लोग सॉल्वेंट ऐड करते करते प्योर बना सकते हैं? नहीं। जब पहले से कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इसमें घुला हुआ है ही, तो इसका मतलब तुम इनफाइनाइटली डाइल्यूट भी कर दोगे तो परफेक्ट PA0 के बराबर नहीं हो पाएगा। यानी कि ये हमेशा सही हो जाएगा। जितना चाहो सॉल्वेंट डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ। उसको प्योर तो आप नहीं कर सकते हैं, प्योर सॉल्वेंट के आप नजदीक ले जा सकते हैं। इतना पानी डाल सकते हैं आप कि उसमें सॉल्यूट की मात्रा नगण्य होने लगे, नेग्लिजिबल होने लगे, लेकिन इतना कभी नहीं हो सकता है कि उसमें सॉल्यूट हो ही नहीं। इसलिए ये हमेशा के लिए सही हो जाएगा। और यहाँ का सीन क्या है? तब तक जब तक सैचुरेशन नहीं हुआ। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, समझ में आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इसके बारे में क्या, ये बातें कब तक सही हैं? तो कहते हैं ओनली अप टू सैचुरेशन, ओनली अप टू सैचुरेशन पॉइंट। तो ये बात जो सही है ओनली अप टू सैचुरेशन पॉइंट तक सही है। क्यों? बिकॉज आफ्टर सैचुरेशन पॉइंट the extra solid solute जो तुम बाहर से ऐड करोगे सैचुरेशन के बाद विल बी प्रेसिपिटेटेड, वो नीचे जाके सेटल कर जाएगा।
विल बी प्रेसिपिटेटेड, यानी कि नीचे जाके सेटल कर गया, सॉल्यूशन में रहा ही नहीं। अब जब से प्रेसिपिटेट कर गया, इसका मतलब क्या है, एंड वेपर प्रेशर रिमेन्स सेम, एंड वेपर प्रेशर रिमेन्स सेम, और वेपर प्रेशर में कोई बदलाव नहीं हो पाएगा। बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। सॉल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर, लेकिन कब तक, जब तक कि आप सैचुरेशन पॉइंट नहीं अचीव कर लिए हैं। एक बार सॉल्यूशन सैचुरेशन पॉइंट को अचीव कर ले, उसके बाद तो फिर भाई आप कितना भी सॉलिड सॉल्यूट बाहर से डाल दो, वेपर प्रेशर में कोई चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसको डिस्कस करने वाले हैं, कुछ नोट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नोट, मैंने जस्ट कहा था कि टेम्परेचर एक ऐसा स्ट्रॉन्ग फैक्टर है जो किसी भी लिक्विड के वेपर प्रेशर को इंक्रीज कर देगा। हायर द टेम्परेचर, हायर विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड। तो कितने टेम्परेचर पे कितना प्रेशर होगा, इस बात की गणना हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर एट डिफरेंट टेम्परेचर is calculated from Clausius Clapeyron equation। वो इक्वेशन क्या है, एक्सप्रेशन लिख सकते, दैट इज log kp2 by kp1 is equals to log p2 by p1 is equal to del h vaporization by 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। अगर टेम्परेचर बदल दिया जाए तो प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ये इक्विलिब्रियम का डिफाइन है, इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट है जो डिफाइन किया है मैंने, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो रेशियो होता है वो वेपर प्रेशर के रेशियो के बराबर होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर भी इक्विलिब्रियम के ही पर डिफाइन होता है। तो जो वेपर प्रेशर है वो इक्विलिब्रियम पर ही डिफाइन होता है, तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो रेशियो होगा वो वेपर प्रेशर के रेशियो के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दें वेयर P1 एंड P2 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट T1 एंड T2। और डेल एच वैप क्या है, डेल एच वैप को हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अगर किसी क्वेश्चन में लिखा रहे इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कहीं पे इसको लिखा रहता है इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। और आर का मान तो तुम लोगों को पता है, आर का क्या होता है, आर इज इक्वल टू मोलर गैस कांस्टेंट, आर इज मोलर गैस कांस्टेंट, तुम लोगों को पता होगा। जिनको पता नहीं हो मैं फिर से लिख देता हूँ, आर की वैल्यू 2 कैलोरी पर मोल पर कैल्विन भी होती है, या फिर 8.314 जूल पर मोल पर कैल्विन होती है, या फिर 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर कैल्विन के बराबर भी होती है। तो यहाँ पे कौन से आर की वैल्यू तुम्हें रखनी है इस फॉर्मूला में, तो ये डिपेंड करेगा डेल एच वेपराइजेशन पे। ठीक है, डेल एच वेपराइजेशन के बारे में कुछ बात कहूँ, डेल एच वेपराइजेशन में जो यूनिट होता है वो जूल पर मोल में होगा या कैलोरी पर मोल में होगा। तो जनरली जब कैलोरी पर मोल में आंसर होगा तो आर का मान 2 कैलोरी पर मोल पर कैल्विन रखेंगे हम लोग, और जब जूल पर मोल होगा लैटिस इंथैल्पी का जो वैल्यू होगा तो वहां पर वैल्यू हम रखेंगे 8.314 जूल पर मोल पर कैल्विन। यानी कि जनरली हम लोगों को जो डेल एच का जो वैल्यू दिया रहता है वो कैलोरी या फिर जूल में रहता है, इसलिए आर का मान जनरली हम लोग
2 या 8.314 रखेंगे। जब कैलोरी में इसकी यूनिट होगी तो 2 रख देना है, और जब इसकी यूनिट जूल में होगी, जूल पर मोल में होगी, तो 8.314 रख देना है। अगर बाय द वे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू लीटर एटमॉस्फेयर में थे, लीटर एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एनर्जी यूनिट, एनर्जी का ये भी एक यूनिट है। तो अगर लीटर एटमॉस्फेयर में हो, जो कि जनरली नहीं होता है, तो आप ये वैल्यू रख देंगे। तो ये वैल्यू हम लोग रख सकते हैं अगर यहाँ पे दिया हो लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल, तब रखेंगे। लेकिन अदरवाइज जनरली हम लोगों को या तो ये रखना होता है या तो ये रखना होता है। ये जनरली ये जो होता है वो गैसीय स्टेट में हम लोग काम करते हैं, क्योंकि वहीं पे लीटर एटमॉस्फेयर सब वहाँ पे आता है। तो जब गैसीय स्टेट पढ़ते हैं, PureNRT वाला सीन जो पढ़ते हैं हम लोग, तो वहाँ पे ये बेसिकली काम आता है। दूसरी बात, दूसरा नोट, इंट्रॉपी ऑफ वेपराइजेशन, चेंज इन इंट्रॉपी ऑफ वेपराइजेशन जो होता है वो इक्वल टू डेल एच वेपराइजेशन बाय बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया जाता है, ठीक है बच्चों, अभी तत्काल याद रखें, ये थर्मोडायनेमिक्स का स्कोप है। डेल एस वेपराइजेशन जो होता है वो डेल एच वेपराइजेशन बाय बॉइलिंग पॉइंट होता है। व्हाट इज डेल एस? दिस इज इंट्रॉपी ऑफ वेपराइजेशन। डेल एस हम लोग क्या कह सकते हैं? डेल एस वैप इज इक्वल टू चेंज इन इंट्रॉपी, चेंज इन इंट्रॉपी, चेंज इन इंट्रॉपी ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन। और डेल एच वैप के बारे में तो लिख ही दिया है मैंने, इंथैल्पी वेपराइजेशन या फिर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब बीपी का मतलब हो गया है बॉइलिंग पॉइंट, बीपी का यहां मतलब हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ऐसे वेपराइजेशन जो है वो बॉइलिंग पॉइंट पे डिफाइन होता है। दो टर्म होते हैं, एक होता है वेपराइजेशन, एक होता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होता है, वहाँ भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एस्केप कर जाते हैं या फिर लिक्विड एस्केप करने लगता है, उड़ने लगता है, तो वो इवेपोरेशन होता है। जैसे कि मान लो हम लोग किसी फर्श पे पानी को गिरा दें या पानी को बिछा दें, या जैसे तुम लोग घर में पोछा ओछा लगाते हो, देखते होगे पानी पूरी घर में फैला देते हैं और ऑटोमेटिकली वो पानी सारा सूख जाता है, तो दैट इज इवेपोरेशन। वहाँ पे कोई बॉइलिंग पॉइंट नहीं था, वहाँ रूम टेम्परेचर पे ही काम हो गया। लेकिन अगर किसी को बॉयल करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पानी में को दे देते हैं, तो वहाँ पे हम लोग कह देते हैं कि भाई ये बॉइलिंग पॉइंट पे है, दिस इज वेपराइजेशन। तो वेपराइजेशन जो प्रक्रिया है वो बॉइलिंग पॉइंट पे पाई जाती है। बॉइलिंग पॉइंट पर जब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एस्केप करते हैं तो उसे वेपराइजेशन कहते हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे, जैसे रूम टेम्परेचर पे, अगर तुम्हारे लिक्विड सॉल्वेंट एस्केप करने लगे तो उसे इवेपरेशन कहते हैं, ठीक है बच्चों। इसी में एक और नोट लिख देता हूं, जैसे होता है डेल एस फ्यूजन। वेपराइजेशन किससे मिलता जुलता है? डेल एस फ्यूजन। तो डेल एस फ्यूजन होता है डेल एच फ्यूजन बाय फ्रीजिंग पॉइंट। तो व्हाट इज फ्यूजन? फ्यूजन क्या होता है? जैसे वेपराइजेशन क्या होता है? लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? वेपराइजेशन। तो फ्यूजन क्या होता है? फ्रीज करना, फ्रीजिंग। यानी कि जैसे तुमको कहें कि सॉल्वेंट तुम्हारे पास है, उसको आइस में कन्वर्ट कर देना, वाटर को आइस में कन्वर्ट करना, दैट इज कॉल्ड फ्यूजन। तो फ्यूजन जो होगा, तो डेलस फ्यूजन हम लोग निकाल सकते हैं। तो बस यहाँ पे बस मैंने समझाने के लिए बता दिया कि डेलस वेपराइजेशन में बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो अगर वहाँ पे फ्यूजन रख देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट की जगह पे फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे आके एक छोटी सी बात और, हेनरीज लॉ, तो समरी कर रहा हूँ, प्रेशर रिलेटेड समरी, ठीक है। हेनरीज लॉ है, दूसरा है रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर, ये है, इसी में डाल्टन्स भी आ जाएगा। और तीसरा होता है आरएलवीपी का लॉ, यानी कि रॉल्स लॉ ऑफ आरएलवीपी कह सकते हैं, क्योंकि जो आरएलवीपी का जो लॉ लिखा था मैंने वो भी रॉल्स ने ही दिया था, तो यहाँ पे लिख सकते हैं RAOULTS, रॉल्स लॉ ऑफ आरएलवीपी। इसका एक्सप्रेशन तुम लोग को याद हो तो हम लोग पढ़े थे, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस KH इंटू एक्स गैस। ये हेनरीज लॉ हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये इसके बारे में तुम लोग को पता होगा, P liquid is equals to P liquid naught into mole fraction of that liquid in the solution phase, ये लॉ है। इसी में डाल्टन्स मैंने डिस्कस किया था क्या, कि P सॉल्यूशन या P टोटल इज इक्वल्स टू
पी ए प्लस पी बी, अगर दोनों लिक्विड हैं आपस में घुले हुए हैं, सोल्यूशन बना रहे हैं, वोलेटाइल हैं, ठीक है, और पी ए की जगह हम लिख सकते थे यहाँ पे क्या, पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी, ठीक है। ये बाइनरी सोल्यूशन के लिए है जिसमें एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट है। और आर एल वी पी के लिए भी डिस्कस किया था मैंने, पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट, ये नॉट ऊपर नीचे कहीं भी दे सकते, कोई डिस्कस नहीं है। पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो ये कब लगेगा, ये याद रखना है जब, देखो कौन सा, सारे लॉ प्रेशर रिलेटेड हैं, सारे लॉ प्रेशर रिलेटेड हैं, इसलिए ये जानना जरूरी है कि कब कौन सा लॉ लगेगा। ये तब लगेगा जब अपना सॉल्यूट क्या हो, गैस हो, और सॉल्वेंट क्या हो, लिक्विड हो। ये फॉर्मूला तुम्हारा तब लगेगा, ये सब जो फॉर्मूला है तुम्हारे डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स का एक और लॉ था, तुम लोग याद करो, बताया था कि P लिक्विड इज इक्वल टू P टोटल इंटू वाई लिक्विड, है ना, यही बताया था डाल्टन्स लॉ इन वेपर फेज, कि भाई जो लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है वो टोटल वेपर प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ उस लिक्विड का इन वेपर फेज के बराबर होता है। तो ये सब जिन्होंने देखा है आप जाके देख सकते हैं, पिछली वीडियो मैंने डिस्कस किया था ये सब सारी बातों को। तो यहाँ ये सारा फॉर्मूला कहाँ लगेगा, ये सारा फॉर्मूला लगेगा कब, जब सॉल्यूट क्या हो अपना, वो लिक्विड हो, और सॉल्वेंट तो हम लोगों को लिक्विड ही पढ़ना है। और यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे क्या होगा कि सॉल्यूट जो अपना होना चाहिए वो सॉलिड होना चाहिए, और सॉल्वेंट जो होना चाहिए वो तो लिक्विड ही होगा, ठीक है। तो जैसे यहां पे सारे में लिक्विड ही तुम्हारा सॉल्वेंट है, लेकिन यहां पे गैस सॉल्यूट, लिक्विड सॉल्यूट और सॉलिड सॉल्यूट है। तो क्वेश्चन में जब भी प्रेशर रिलेटेड तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे तो एकदम दिमाग को शांत करके पहले ये देखना कि भाई सॉल्यूशन कैसा है, सॉल्यूशन कैसा है मतलब सॉल्यूट कौन है, क्योंकि सॉल्वेंट तो लिक्विड ही होना है, क्योंकि ये तुम्हारा सिलेबस ही लिक्विड का है। तो सॉल्वेंट ही मेन यहां पे रखेगा रोल, कि सॉल्वेंट कौन सा है। अगर गैस सॉल्वेंट है तो हेनरीज लॉ इज द अल्टीमेट, हेनरीज लॉ के अलावा एक और लॉ था एम इज इक्वल टू के पी, डिस्कस किया था, जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा जाके देख सकते हैं हेनरीज लॉ का लेक्चर, ठीक है। तो एम इज टू के पी भी लगता है, तो वो भी यानी कि ये दोनों जो फॉर्मूला है ये तभी लगेगा जब सॉल्यूट तुम्हारा गैस है। ये तीनों फॉर्मूला तब लग जाएंगे जब सॉल्यूट तुम्हारा लिक्विड है, और ये फॉर्मूला तब लगेगा जब तुम्हारा सॉलिड तुम्हारा सॉल्यूट है। तो क्वेश्चन में देखना तुम्हें यह है कि सबसे पहले सॉल्यूट कौन है। अगर गैस है तो उसका इलाज, उस क्वेश्चन का इलाज यही दोनों मिलकर कर सकता है। अगर तुम्हारा सॉल्यूट लिक्विड है तो उसका इलाज यही तीनों मिलकर लोग कर सकते हैं, और अगर सॉल्यूट तुम्हारा सॉलिड है तो उसका इलाज बस अकेला यही कर सकता है। इसलिए भाई घबराने की जरूरत नहीं है, बस समझना है कि कैसा सॉल्यूट है, जैसा होगा सॉल्यूट वैसा लगेगा फॉर्मूला, वैसा लगेगा लॉ। और जहां तक बात है रॉल्स लॉ ऑफ आरएलवीपी की, इसकी डिटेल चर्चा मैंने अभी तक नहीं की है, इसकी डिटेल चर्चा मैं करूंगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, लेकिन फिर भी तुम लोग फॉर्मूला से क्वेश्चन बना सकते हो और आराम से चीज़ों को समझ सकते हो, ठीक है बच्चों। आई थिंक यहाँ पे पूरा खत्म होता है वेपर प्रेशर। अगले जो लेक्चर होगा वो हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी क्या डिस्कस करना है, हाँ, आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, देखेंगे उसमें क्या होता है, कैसे डिफरेंस होता है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल अप्रोच है, ग्राफिकल एनालिसिस उसमें हम लोगों को करना है। तो हम लोगों ने आज के क्लास में खत्म किया वेपर प्रेशर, और कल का लेक्चर और आज के लेक्चर को 102 बार कम से कम थॉरो स्टडी कीजिए, देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम लोगों ने सीखा, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कहाँ पे डेवलप हो रही है, उन सारे पॉइंट्स को पकड़िए। और उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग आइडियल नॉन आइडियल की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।